नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास हिंदी क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का अगला लेसन बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का परिचय हम पहले ही कर चुके हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के जो लेखक हैं वो श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो हम पढ़ेंगे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी का एक प्रसिद्ध रेखा चित्र है। तो ये रेखा चित्र एक विधा है, जैसे संस्मरण होता है, नाटक होता है, कहानी होता है, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, वैसे ही रेखा चित्र एक विधा है, प्रकार है लिखने का। इस रेखा चित्र के माध्यम से एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या ब्रह्म अनुष्ठानों में से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। इसी आधार पर लेखक को बाल गोविंद भगत सन्यासी लगता है। साथ ही लेखक ने इस रेखाचित्र के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी प्रस्तुत की है। यानी कहने का भाव लेखक का ये है, सीधे तौर पे लेखक ने कहा है कि जो मनुष्य है या उसकी वेशभूषा है या उसके कार्य के आधार पर ही हम उसको नहीं मानते कि वो सन्यासी है, किस प्रकार का व्यक्ति है, बल्कि सही सन्यासी तो उसका जीवन का जो आधार है वो उसे बताता है कि व्यक्ति सन्यासी है या नहीं। तो बाल गोविंद भगत के जीवन शैली को देख करके लेखक ने बाल गोविंद भगत को एक सन्यासी का जो चित्र है वो दिया है हमारे सामने, और एक सन्यासी की पूरी रूपरेखा बाल गोविंद भगत के अंदर झलक दिखाई देती है हमें। लेखक बाल गोविंद भगत के जीवन की विशेषताओं पर प्रकाश डालता हुआ लिखता है कि वे मंझोले कद के लगभग 60 वर्ष के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले कद का मतलब होता है ना ज़्यादा लंबा कद था ना बिल्कुल छोटा उनका कद था, बल्कि बीच का कद था उनका। तो इसी आधार पर उन्होंने मंझला कद उनको दिया है, और 60 वर्ष उनकी उम्र बताई गई है, और गोरा चिट्टा उनका रंग था। वे तन पर मात्र एक लंगोटी पहनते थे, केवल लंगोट मात्र वो पहनते थे, और सिर पर कबीर पंथियों की कनपटी टोपी धारण किए रहते थे। कनपटी का मतलब जो कानों तक जो आती है। वे गृहस्थ थे। गृहस्थ का मतलब घर गृहस्थी वाले थे, परिवार वाले थे। उनका एक पुत्र और एक बहू भी थी, यानी पुत्र और पुत्रवधू घर में थे। खेती बाड़ी से परिवार को चलाते थे, यानी खेती बाड़ी भी करते थे, सन्यासी की तरह जीते थे। सन्यासी का मतलब यहाँ हम ऐसे व्यक्ति से लेंगे जो बिल्कुल जिसको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से मोह नहीं है, स्वार्थ नहीं है, लोभ लालच नहीं है, पर आपका साधारण सा जीवन शैली है, वो जीवित उसी में अपना काम चलाते हैं। वे कबीर को साहब मानते थे, यानी कबीर जो हैं उनको सब कुछ मानते थे अपना, उनको गुरु मानते, भगवान मानते, सब कुछ उन्हीं को मानते थे। उनके गीतों को गाते थे, उनके आदेशों पर चलते थे। उनका व्यवहार सीधा और सच्चा था। वे न तो झूठ बोलते और न ही किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे। बिना पूछे किसी का चीज का स्पर्श भी नहीं करते थे, और न ही दूसरे के खेत में शौच आदि करते थे। कहने का मतलब दूसरे की किसी भी चीज़ को वो हाथ लगाने से पहले या तो उसको पूछते या उसको हाथ ही नहीं लगाते थे। ये उनकी जीवन शैली थी, उनका एक नियम था। उनके खेत में जो भी अनाज पैदा होता उसे अपने सिर पर लाद कर कबीर के दरबार में ले जाते। वहाँ से प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता उसे अपना घर चलाते थे। यानी उसके खेत में जो भी अन्न पैदा होता तो उसको सारा का सारा वो कबीर के दरबार में, कबीर के जो मंदिर है, जो उनका भगवान का स्थान है, वहाँ उनको लेके जाते, और जो उनको प्रसाद के रूप में उनके दरबार से जो भी मिलता उसी से अपना घर चलाते थे। आषाढ़ के महीने के बाद जब वर्षा होती तो सभी लोग खेतों में धान की रुपाई शुरू कर देते थे। बाल गोविंद भगत अपने खेत में धान की रुपाई करते समय संगीत में स्वर में गाने लगते थे। उसी समय सभी स्त्री पुरुष और बच्चे उनके गीतों को गुनगुनाते लगते थे। हलवाहों तथा रोपनी करने वालों में इससे एक विशेष जोश और उमंग उत्पन्न हो जाती है। यानी जो व्यक्ति उनके गीत को, उनके शवरों को सुनते हैं, उन सब व्यक्तियों के मन में उत्साह, उमंग, जोश की भावना वो उनके गीत को सुनकर आते हैं, और वो भी साथ साथ में उसके गीत को गाने लगते हैं। भादों की अंधेरी रात में जब मूसलाधार वर्षा खत्म होती
थी, तब जिल्ली की झंकार और मेंढक की टरटर की आवाज की परवाह न करते हुए बालगोविंद भगत खंजड़ी बजाते हुए गाने लगते थे। खंजड़ी का मतलब एक प्रकार से वाद्य यंत्र है जिसको पीट करके थाप करके बजाया जाता है। बिल्कुल गोल थाली के आकार का, जिसको बड़ा थाली से बड़ा आकार जिसका होता है। कार्तिक के महीने में वे पास की नदी में स्नान करने के बाद प्रभात फेरी का मतलब सुबह सुबह फेरी लगाना गांव के अंदर भजन कीर्तन करते हुए। माघ के महीने में खून जमाने वाली ठंड पड़ती है, यानी अत्यधिक ठंड होती है, लेकिन वे पूर्व की तरफ मुंह करके चटाई बिछाकर उस पर बैठकर अपनी खंजड़ी बजाते और गाने लगते। गीत गाते गाते वे इतने मस्त हो जाते कि उनके मस्तक से पसीने की बूंदें चमक पड़ती थी। यानी इतनी ठंड के महीने में भी वो इतने मस्त हो जाते, इतनी मेहनत से खंजड़ी बजाते कि उस समय भी, सर्दी के अंदर भी उसके माथे से पसीने की बूंदें झलक पड़ती थी। गर्मियों में वे अपने घर के आंगन में आसन लगा लेते थे। उनके कुछ प्रेमी भी वहाँ आ जाते थे। प्रेमी का मतलब उनके गीत को सुनने वाले, एक तरह से उनकी मंडली कह सकते हो, उनके साथी कह सकते हो। खंजड़ी तथा तालियों की लय पर बाल गोविंद भगत गाते और पीछे पीछे उनके प्रेमी भी गाने लगते। धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होने लगता। ताल तथा स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। शीघ्र ही तान पर उसका मन हावी हो जाता था। वे नाचने लगते। फलस्वरूप सभी लोग उनका अनुकरण करते हुए नाचने लगते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका इकलौता बेटा मर गया था। यानी उसमें संगीत के प्रति रुचि है वो इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने उसका चरम उत्कर्ष, सबसे सर्वोच्च स्थान उसका संगीत का, उसके प्रति प्रेम का उस समय देखा जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। एकमात्र उनका बेटा था, उस दिन उनकी डेथ हो जाती है। वह आरंभ से ही बड़ा सुस्त और कमजोर था। उनका बेटा है, शुरू से कमजोर था उनका शरीर था। बालगोविंद भगत खूब ध्यान रखते थे। बालगोविंद भगत ने बेटे की शादी की और बड़ी सुशील तथा सुंदर बहू घर में लाए थे, लेकिन उनका बेटा असामयिक मृत्यु का शिकार हो गया। यानी जवानी के अंदर भी उनका जो शरीर है वो उनका साथ छोड़ देता है और मौत हो जाती है उनकी। आंगन में बेटे की लाश रखी हुई थी। फूल और तुलसी के पत्ते बिखरे हुए थे, लेकिन बाल गोविंद भगत निमग्न होकर अपने पुराने स्वर में गा रहे थे। यानी कहने का मतलब जिस समय उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, उनके आंगन में उनकी पार्थिव शरीर पड़ा था, उस समय भी वो इतने संगीत में मस्त हो गए थे कि मतलब सब कुछ एक प्रकार से खो गए उसमें स्वर में। यही नहीं, वे अपनी पुत्रवधू को भी रोने की बजाय उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा के मिलन से बढ़कर कोई आनंद नहीं होता। लेखक सोचने लगा कि वह शायद पागल हो गया है, लेकिन वह जो कुछ कर रहा था पूर्णतः सत्य। जब लेखक को लगा कि ये समय विलाप का समय है, लेकिन ये इस समय संगीत में खोया जा रहा है, और अपने पुत्र वधू यानी अपने बेटे की पत्नी को भी कहता है कि उत्सव मनाया जाए, क्योंकि इस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। इससे बड़ी दुनिया में कोई विजय नहीं है, कोई सत्य नहीं है। तो लेखक सोचता है एक बार तो कि लेखक ये शायद बाल गोविंद भगत पागल हो गया है, लेकिन बाद में उसको पता लगता है, एहसास होता है, वो खुद सोचता है कि ये वास्तव में रियलिटी है, क्योंकि आत्मा भगवान के पास चली गई, परमात्मा के पास चली गई, और ये तो बड़ी खुशी की बात है। बाल गोविंद भगत ने क्रियाक्रम संबंधी परंपराओं की परवाह न करके पुत्र वधू से ही बेटे को आग दिलाई। जैसा कि श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, उसने पुत्र वधू के भाई को बुलाया और कहा, इसे घर ले जाकर इसकी दूसरी शादी कर दो। दूसरी ओर पुत्र वधू भगत जी की सेवा में अपना बाकी जीवन बिताना चाहते थे। जब भगत कहता है कि अपनी बहू को कि आप दूसरी शादी कर लो, अभी आपकी बहुत उम्र पड़ी है, तो उनकी बहू कहती है कि मुझे आपकी सेवा करनी है, इस समय बुढ़ापे में आपकी सेवा कौन करेगा, कौन आपको खाना खिलाएगा। तब लेकिन भगत का निर्णय अटल था। लेकिन भगत जी कहते हैं कि मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा, आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, अपना नया घर आप बसा सकते हो। अंत वह निराश होकर मायके चली गई। बाल गोविंद भगत प्रति वर्ष 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान करने जाते थे। वे घर से खाकर चलते और घर लौटकर खाना खाते। रास्ते में वे खंजड़ी बजाते हुए चलते और जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते थे। यानी घर से 30 कोस दूर गंगा नदी के किनारे वो स्नान करते, खंजड़ी बजाते, रास्ते में उनको प्यास लगती तो कहीं पानी पी लेते थे। इस बुढ़ापे में भी उसमें जवानी का जोश था। आखिर बार जब वे गंगा स्नान करके लौटे तो बीमार रहने लगे। यानी काफ़ी समय बाद
वो अपने बेटे की मृत्यु के बाद बीमार रहने लगे। फिर उन्होंने अपने नियमों का त्याग नहीं किया, लेकिन जो रूटीन का जो उनका काम था, संगीत के प्रति जो प्रेम था, गंगा स्नान था, लेकिन धीरे धीरे करके जो अपना सब कुछ भी उम्र के हिसाब से उन्होंने इसका त्याग नहीं किया। आखिरी संध्या के समय जब उन्होंने गाया तो उनकी आवाज़ बिखरी हुई लगी, लेकिन जब आखिरी टाइम लोगों ने उनकी आवाज़ सुनी आखिरी बार, तब उनकी आवाज़ पहले जैसे नहीं थी, यानी कि आवाज़ में वो रस नहीं था, वो स्वर नहीं था जो पहले होता था। सुबह होने पर लोगों ने उनका गीत नहीं सुना, यानी जब वो सुबह वाले गीत भी गाते थे, प्रभात फेरी निकालते थे, तो वो लोगों ने गीत नहीं सुना। तब जाकर उन्हें पता चला कि वे संसार से विदा हो चुके हैं, यानी आसपास के लोगों ने, उनको मित्रों ने पता लगाया कि वो आज संगीत में खोए क्यों नहीं है, गीत क्यों नहीं गा रहे, इस प्रभात फेरी क्यों नहीं निकाल रहे, या प्रभात के जो सुंदर भजन है, गीत है, वो क्यों नहीं गाते। बाद में लोगों ने घर जाकर देखा कि उनकी जो अंतिम विदाई है वो इस दुनिया से हो गई है, वो इस संसार से चल बसे हैं, इस स्थान को अलविदा कह चुके हैं। तो ये एक प्रकार से बाल गोविंद भगत पाठ था आपका, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रेखा चित्र था। रेखा चित्र का मतलब यही होता है कि रेखाओं पर आधारित पाठ का वर्णन करना। रेखाओं का मतलब यहाँ जैसे एक प्रकार से हम हस्त रेखाओं के माध्यम से किसी का करैक्टर देखते हैं, किसी का चरित्र देखते हैं, किसी का भविष्य देखते हैं, या किसी की भाग्य एक प्रकार से हम देख सकते हैं या भाग्य बता सकते हैं। जो ज्योतिष विद्या के जो जानकार होते हैं, जो ज्योतिष विद्या की सहायता से हाथों की रेखाओं के माध्यम से किसी के भविष्य के बारे में जानना, किसी के जीवन के बारे में जानना, तो उन्हीं रेखाओं का मतलब यहाँ उसके एक प्रकार से जीवन पर आधारित है। उनकी वेशभूषा कैसी थी, ग्रस्त कैसी थी, उनका दिनचर्या कैसी थी, तो उनके आधार पे उनके जीवन का वर्णन लेखक ने किया है। तो ये आपका लेखक ने रामवृक्ष बेनीपुरी जो थे बाल गोविंद भगत का हमारे सामने वर्णन किया, बड़ा अच्छा लेसन था। तो आपको पाठ कैसा लगा, कितना समझ में आया, आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली क्लास के अंदर इसी पाठ से जुड़े हुए इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। और अब इस क्लास के अंदर हम जो गद्यांश है वो करते हैं, क्योंकि पेपर में गद्यांश भी आते हैं आपके। तो एक गद्यांश मैं आपको बारी बारी हर लेसन में एक गद्यांश करवा रहा हूँ, तो सिर्फ आपको इसका मैं आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। लेसन के अंदर से ही 5-6 लाइनें आती हैं, उन्हीं पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आसमान बादल से घिरा था, धूप का नाम नहीं था, ठंडी पुरवाई चल रही थी, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यानी बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो हर दिशा में हर समय गूंजता रहता था, उसी का दृश्य है। तो पाठ और लेखक का नाम बताना है, लेखक ने किस अवसर का वर्णन किया है, बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, ये आपके प्रश्न हैं, ये उनके उत्तर हैं। आप देख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट लेने की, याद करने की जरूरत नहीं है। लेसन अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो बिल्कुल आप इसका उत्तर दे सकते हो। इसी पैराग्राफ के अंदर, इसी गद्यांश के अंदर इसका उत्तर है। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नमस्कार।